जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। जनाब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315000888 और इसके साथ साथ अगर आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके पैरों तक पहुंचा देंगे। जनाब, थिंक पॉजिटिव जिस तरह प्रोग्राम का नाम है, इसी तरह हम प्रोग्राम भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम ज़्यादा तमहीद नहीं बांधेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तारुफ बहुत तवील है और अगर मैं तारुफ मुकम्मल अगर कराने लग जाऊँ तो यकीनन काफ़ी देर हो जाएगी। और चूँकि एक बहुत बड़ी जर्नी है और वो जो जर्नी है वो आज हम शेयर करेंगे। तो जो जर्नी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रिजवी साहब। अब आप गिनना स्टार्ट कर लें। नंबर 1, ही इज़ द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या। मुतादिद ममालिक भी गए, वहाँ पर अपने काम का लोहा मनवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया और आज हमारी खुशनसीबी के आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमर्शियल्स हम उनके देखते आए हैं जो आज तक आप लोगों के जहनों में नक्श हैं। वो कोई और नहीं, मोहसिन रिजवी साहब हैं। हम अपने प्रोग्राम में, अपने स्टूडियो में वेरी वार्म वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रिजवी साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब साहब, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने इतना लंबा जर्रे को एक आफ्ताब तक पहुंचा दिया। नहीं, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं। और ये तो हम आपसे आप ही की ज़बानी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इतने अरसे कहाँ रहे, नज़र नहीं आ रहे थे, फिर अचानक से आप नज़र आना शुरू हो गए। वेरी मच यार, बिल्कुल। अगर 1988 से लेके अब तक ही का सफ़र डेली किसी न किसी मसरूफियत के अंदर ही है। उसके अंदर टेलीविजन कमर्शियल्स हों, चाहे मोर देन 1000 टेलीविजन कमर्शियल अब तक इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, ड्रामाज हों, डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, फिर अब जो सिलसिला पिछले चंद और सालों से शुरू हुआ है, तदरीस है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा हूँ एक, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें कोई गैप नहीं आया, कोई भी नहीं है, यही चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बरोज़ अव्वल से लेके आज तक इसमें कोई बिल्कुल वो सिलसिला जारी है। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अब आप गाहे बगाहे जो है ना वो नज़र भी आते रहें और उसका सबूत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले मोहसिन रिजवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो कि बड़ा अहम सवाल है, बहुत कॉमन भी है और बहुत बुनियादी भी है, और सवाल बिल्कुल बनता है यहाँ पर, कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको और किस उम्र से आपने आगाज़ किया? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ कब से शुरू हुई? आपको कितनी सबसे पहले नाकामियाँ देखनी पड़ी, उसके बाद आपको आगे जगह मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, आगाज़ तो कहते हैं बचपन, जो अगर देखा जाए तो टीन एज 18 से भी पहले तो ये शौक़ पैदा हो गया। शौक़ भी ऐसे पैदा हो गया कि फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। बहुत अच्छा कैमरा मेरे पास था जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी करता था। उसके बाद 82 83 में एक दौर आया जब नया नया वीडियो कैमरा आया, वीडियो। तो वो हमारे शौक़ को देखते, और हमारी एक फैंटेसी होती थी कि वीडियो कैमरा हमारे पास हो। तो ये एक शौक़ को देखते हुए वाले साहब ने एक वीडियो कैमरा उस ज़माने में WP-100 नेशनल का वो दे दिया। बस वो कैमरा आ जा, उसके बाद तो फिर हमारा ये था कि हम क्या शूट कर लें, कहाँ जाके शूट कर लें। तो वो वहाँ से फिर कह रहे हैं ना कि वो अल्लाह ताला रास्ते बनाता चला जाता है। ये कभी नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन बनाएंगे, ये एक शौक़ था।
ठीक है। और मगर वो फिर शौक खुद ब खुद प्रोफेशन बनता चला गया और अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती चली गई कि फिर उसको शूट किया और मतलब एक शौक परवान चढ़ता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक तो है। ये यहाँ मैं देखा जाऊँ कि अल्लाह ताला ने खुद ही मौका फराहम कर दिया इसके। सबसे पहला शूट मोहसिन रज़ी साहब आपको याद है कि आपने सबसे पहले कमर्शियल कमर्शियल या कुछ भी सबसे पहले आपने प्रोफेशनली ग्राउंड में मैदान में उतरे जी पहला मेरा ये प्रोफेशनल शूट है, वो याद है कि क्या था? जी जी, इंटरफ्लो कम्युनिकेशन जब ज्वाइन किया और ये बात है 11 जून 1988 की। क्या बात। और पहला कमर्शियल मिरिंडा का कमर्शियल था और वो था मीम से मदा मीम से मरिंडा मामा मदा मामा मरिंडा रंग में रंग ऑरेंज पर फलों में फल ऑरेंज मदे में मदा मरिंडा ऑरेंज। तो वो पहला कमर्शियल था जो पूरा एक शूट किया, एडिट किया और उसको और उस पर पजीराई मिली, बहुत पजीराई मिली, तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये दे लो। उसके बाद तो फिर चल इंटरफ्लो कम्युनिकेशन के बारे में वो ज़माने बताऊंगा। मतलब वो एजेंसी थी कि जो साल में 100 से ऊपर कमर्शियल बनाती थी, बड़े कमर्शियल 105 कमर्शियल एयर, अगर 100 कमर्शियल तो इसका मतलब हम निकालते थे कि 365 दिन में 100 कमर्शियल होगा। 3 दिन के अंदर 3.65 दिन के अंदर एक कमर्शियल शूट कर लेना, एडिट कर लेना, ऑन एयर कर देना। सही। ये हमारा खासा होता था और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्लाइंट्स इंतजार करते थे कि यार कब हमें टाइम दे देंगे तो हमारा कमर्शियल बना दें। क्या बात है। टॉप एजेंसी इंटरफ्लो हुआ करती ठीक थी, है। ताहिर खान साहब, सीमा ताहिर। तो वहाँ से फिर बड़े चांसेस मिले और वाकई फिर वहाँ वहाँ से सीखने का बहुत चांस। पहला कमर्शियल मिरिंडा। ठीक है। जिंदगी में इंस्पिरेशन ली किसी से? यस। किससे लिए? क्रिएटिविटी में अगर देखा जाए तो सीमा ताहिर खान, और अगर बिजनेस में देखा जाए ताहिर खान। या उस्ताद थे हमारे हमारे दोनों हमारे। या तो क्रिएटिविटी में सीखा सीमा। अच्छा, और आज तक यही है कि जो एक हमारा सबसे बड़ा एक समझ लेंगे हमारा पॉजिटिव वो है कि अगर हमसे क्लाइंट आज रात को कहता है ना जी कि जी कमर्शियल शूट करनी है और हमें कमर्शियल चाहिए और कल करनी है, तो हम कल कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनसे सीखा कि यार तो इसमें कोई वो नहीं होता कि जी ये होगा या टाइम लगेगा या पर्दों आ जाएंगे। नहीं, क्या करना है, काम कैसे करना है, तो बस तुम्हारा काम है। अच्छा। तो ये तो उनसे सीखा। और बिजनेस को क्रिएटिविटी बिजनेस लिखना उसी वक्त ये ताहिर खान साहब। ठीक है। लिखने का भी शौक रहा आपको? जी 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 जी, बहुत। अपने कमर्शियल जितने बनाए उसके अंदर मोस्टली खुद लिखा। कमर्शियल जितने जिंगल जितने लिखे बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज लिखना, कॉन्सेप्ट्स लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, ड्रामा लिखना, ये खुद। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से भी आपने NYFA आपने तालीम हासिल की? NYFA किस सन में की और कब पाकिस्तान ये वापस आए? जब हम ने इंटरफ्लो ज्वाइन कर लिया और हम तो बिल्कुल ही रॉ थे और उस जमाने में तो नया नया ग्रेजुएशन किया हुआ था और इंटरफ्लो ज्वाइन कर लिया, एडवर्टाइजिंग ज्वाइन कर ली। तो वहाँ आके हमें मेरा ख्याल है पहले 2 सालों में ये अंदाजा हो गया उस्ताद ये ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है, काफी नहीं। ये इससे कुछ नहीं बनेगा, ये तो तुम सादा सा करके आ गए हो। क्योंकि वहाँ हमने देखा कि उस ज़माने में जो लोग बाहर से पढ़ के आ रहे थे उनकी बड़ी अहमियत थी। ठीक है। उनको एक बिल्कुल एक अलग वो मिलता था। अच्छा, फिर जो बाहर से आते थे उनके आइडियाज़ बिल्कुल बहुत डिफरेंट होते थे। शार्प बुलंद होते थे। तो हमने सोचा, और हमारे उस ज़माने में हमारा एक दोस्त थे, डायरेक्टर थे, मतलब उस ज़माने में तो इंटरफ्लो आया था नया नया पढ़ के अमेरिका से, तो असद वो आया, आके हमने देखा वो ओक्लाहोमा से पढ़ के आया था, अमेरिका से पढ़ के आया था। तो उसने हमें बताया कि उस्ताद वहाँ तो खुद देते हैं पूरा, मतलब अगर इस वक्त सबसे बड़ी फिल्म अकेडमी जो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी चल रही है, वो उनका मसला ये है कि वो वहीं रखते हैं, फिर हॉस्टल पे वो 24 घंटे अब यही काम करते रहते हैं। वो निकाल देते हैं कैमरे दे के, आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि जाओ शूट करो, पूरे घूमते फिरो। इस बात ने हमें बड़ा फैसिनेट किया। उस ज़माने में ये मैं बात करूँ 1990 की, इतना मुश्किल नहीं था अमेरिका जाना, मतलब इजी था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था कि आप अप्लाई कर दें। अच्छा, ये सब हमारे उन दोस्तों ने गाइड किया जो अमेरिका से आए हुए थे। ठीक है। कि ऐसे करें, ऐसे करो, ऐसे करो, उनको लेटर लिखो। उस जमाने में तो ईमेलें इतनी नहीं होती थी, लेटर बाई पोस्ट जाते थे। लेटर लिखो, उनको खत लिखो कि मैं करना चाहता हूँ। खैर हमने
2-3 यूनिवर्सिटी को, जिसमें NYFA भी शामिल थी, खत लिखने शुरू कर दिए। खत लिखने का देर थी तो उनके तो ऐसा लग रहा था जैसे इंतजार बैठे, उनके जवाब आना शुरू हो गए। ओके। जवाब आए ब्रोशर्स के साथ, चीज़ों के साथ, ये हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्रोसीजर ये है, हमने फॉर्म भर के भेज दिया। फिर वहाँ से आ गया कि यार ये है, ये जमा करा दो तो हम तुम्हें लेटर भेजेंगे, तो वीज़ा अप्लाई कर देना I-20 के लिए। वो आ गया। अच्छा, मतलब हमारे लिए उस जमाना अमेरिका ऐसा था जैसे पता नहीं अमेरिका क्या होगा। अच्छा। मतलब कि कैसे है, पता नहीं किस कौन, कोई अलग ही कोई इंसान होते होंगे जिनको एडमिशन, वहाँ तो पता लगा तो सब बैठे हैं, आइए एडमिशन ले लीजिए आप, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये फीस है जमा का। हमने तो एक छोटा सा कोर्स उस जमाने में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता था, शॉर्ट कोर्स, वो उसके लिए अप्लाई किया, उसका आ गया, चलिए ठीक है आप एलिजिबल हैं और आपने ये चीज़ें की हुई हैं। क्या फीस थी उस जमाने में, कुछ याद है? शायद मेरा ख्याल है $1200 पर मंथ। $1200 लगभग, तकरीबन $1200। और इस PKR ₹60। ओके। उस जमाने 60 रुपए का डॉलर था, 60 रुपीज का डॉलर था। ओके ओके। तो वो $1200 पर मंथ 6 महीने का था। अच्छा, उस $1200 में कहते ना, वो लोग जो पैसे लेते थे तो फिर उसके साथ सहूलियात भी सारी देते थे। तो उस $1200 में जो 60 रुपए के हिसाब से डॉलर, उसमें पढ़ाई भी शामिल थी, उसमें हॉस्टल भी शामिल था, उसमें 3 वक्त का खाना भी शामिल था, नाश्ता, और डेली के टूर्स भी शामिल थे उसके अंदर। क्या बात। और हम मज़े से, दुनिया भर के ममालिक के लोग आए हुए थे, वो रहते थे वहाँ पर। इंटरेक्शन हमारा उनके साथ हर कोई था, जर्मनी का भी था, तो चाइना का भी था, तो रशिया का भी। हम सब सीखते थे, काम करते थे। तो हॉलीवुड भी जाने का मौका मिला, और हम मतलब उन डायरेक्टरों से इंटरेक्शन भी हुए उस ज़माने में। तो वो एक अलग, वहाँ से फिर जब हम आए तो फिर हमें ऐसा लगता था सुरखाब के पर लग चुके थे हमें, क्योंकि वहाँ से हम सीख के भी आए और यहाँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो वो वहाँ से वो जो चीज़ें आइडिया उन लोगों के डेवलप हुए, जो वहाँ से सीखे थे, वो बड़े काम आए। ठीक है, यानी कि रशियन शॉट्स के ज्यादा। हाँ, रशियन एंगल्स। बिल्कुल सही, रशियन एंगल्स लेने सीखे। रशियन एंगल्स वाकई आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। जो बिल्कुल जो उस जमाने में सीधा काम था, सीधा स्टैटिक कैमरे के साथ, स्टैटिक कैमरा, हर चीज ट्राइपॉड दो भाई, ट्राइपॉड क्यों फिक्स कर रहे हो यार, हाथ में भी रखो कैमरा, कभी हाथ में भी रखे। और आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सन 2025 में हम इस वक्त हैं, और इस वक्त भी कई ऐसे कैमरामैन हैं या कई ऐसे इदारे हैं जो कि बड़े स्टैटिक पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हालांकि सीखना भी चाहिए और करना चाहिए, और अगर सीख नहीं रहे तो एटलीस्ट देख कर तो कर लें उसको। अच्छा मोहसिन साहब, आपने मुतअद्दिद मुल्कों का आपने सफ़र भी किया, आपने किताब भी लिखी जिसका नाम है जहाँ भी गए, जो कि दास्तान छोड़ा है। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। और ये आपने अपने तमाम तर उस जर्नी को अपनी किताब में आपने बंद किया, कलम बंद किया, और लोगों के लिए एक मिसाल भी आपने कायम की। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मुल्क काम के हवाले से, फिल्म के हवाले से, अमेरिका के बाद क्या आपको लगा कि यार इस मुल्क में फिल्म के लिए बहुत अच्छा काम? इंग्लैंड, बरतानिया। अच्छा, ओह यस, प्रोफेशनल, जो एक्चुअल प्रोफेशनल लेके जाए। वहाँ पर 142 वॉर्डरोड स्ट्रीट थी, यहाँ पर फिल्म हाउस हुआ करता था एक। हो वो लोग प्रोफेशनल, पहली बार ये चीज़ें मैंने सारी वहाँ देखी कि पॉसिबिलिटीज, मतलब मतलब 80s में मैंने ये जो क्रोमा लगा हुआ है, ये मैंने वहाँ देख लिया 80s में कि क्रोमा कीइंग क्या होती है। वहाँ पर मुझे याद है कि वो एक लड़की थी खड़ी हुई, वो क्या सामने इस तरह स्क्रीन लगा हुआ था और वहाँ पर एक क्रोमा लगा हुआ था, और क्रोमा लगा, वो क्या करती थी, वो ग्रीन कपड़ा अपने ऊपर, अच्छा नीचे वो टूर देते हैं लोगों को, वहाँ आवाम खड़ी होती थी, उनकी भोली आवाम होती है अंग्रेज बहुत, वो ऊपर स्क्रीन आ रहा था इतना बड़ा उस जमाने में, और टीवी वो क्या करती थी, कहती थी सी आई एम शोइंग यू ए मैजिक, और वो मैजिक करते ग्रीन कपड़ा अपने यहाँ डालती तो गायब हो जाती थी, यहाँ गायब हो जाती, सर रह जाता था, लोग हैरान, बड़े बड़े लोग, अरे मतलब ये वो क्रोमा करती थी, ग्रीन का क्रोमा ग्रीन पे काट देता था, लोग हैरान, किसी गर्दन नजर आई, कहाँ गई लड़की। तो ये चीजें सबसे पहले वहां देखी मैंने। उसके अलावा फिर ये कि ये जो डुप्लीकेट शॉट कैसे होता है आपका, आप मतलब आप ही बात कर रहे हैं, आप ही थप्पड़ मार रहे हैं, आपने आपको ही मार रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे होती हैं अर्ली 80s में ये लोग तो अब कर रहे हैं जी बिल्कुल, ये करना। और दूसरे ये कि
अगर एक क्रोमा है और अगर आप एक जानवर से लड़ रहे हैं या शेर आपसे लड़ रहे हैं तो वो शेर कैसा होगा और आप कैसे होंगे। वो शेर मतलब घास फूस का बना हुआ होगा और आप उससे लड़ रहे हैं, मगर वो रियलिटी में कैसे आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें। या अगर आप छलांग मार रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार रहे हैं, तो वो बिल्डिंग मुश्किल से 2.5 फुट का होगा जहाँ से आप छलांग मार रहे हैं। हाँ, तो वो ये बहुत उस जमाने में, ये मैं अर्ली तो इंग्लैंड फिल्मिंग में बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे। अब तो खैर ऑस्ट्रेलिया में भी अब जी तो बहुत सारी दुनिया, चीजें शुरू हो गई अरे हैं। अब तो आप जापान चाइना हाँ, कहीं भी आप अब तो चले जाएं, दुनिया आपको भर में सब कर जगह लेते, बट ऑलमोस्ट वैसे ही काम मैं हो बात करूँ अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा इंग्लैंड। हम्म, इंग्लैंड में फिल्मिंग एक्चुअल वो लोग हैं, फिल्म के लोग हैं, बरतानिया। बिल्कुल। बहुत बहुत वहाँ आप स्ट्रीट्स पे देखें, वहाँ ये हो रहा होता है मुख्तलिफ। आप देखें कोई ना कोई शूट हो रही होती है स्ट्रीट्स के ऊपर। और आपके दौर में सबसे लेटेस्ट कैमरा उस दौर में क्या आया था? किस पर काम करते हाई थे? बैंड यूमेटिक। अब मैं अगर बात करूं लो बैंड यूमेटिक के बाद, लो बैंड अगर आप शुरू देखा जाए तो एरीफ्लेक्स 35 mm का एरी वन एरी टू, जो बाला पेंडू साहब जिनका नाम बड़े इज्जत से लेते हैं कि एरी 1 एरी 2 उनके होते थे, 35 mm नेगेटिव कैमरा। उसके बाद जो वीडियो पे शिफ्ट हुआ तो लो बैंड यूमेटिक आया, उसने तो दुनिया बदल के रख दी। आपके टेलीविजन स्क्रीन की रेजोल्यूशन ही बदल के रख दी, क्योंकि 35 डल पिक्चर आती थी। यूमेटिक आया तो एक शाइनिंग पिक्चर, कलर वलर, ग्रीन रेड ब्लू, शार्पनेस। ओ शार्पनेस। अच्छा, लो बैंड के बाद हाई बैंड यूमेटिक तो HD में चले गए। HD हाई बैंड। फिर हाई बैंड यूमेटिक के बाद इन्होंने हिम्मत की बीटा कैम, SP बीटा कैम, उसके बाद DV कैम, तो उसके बाद DG बीटा, उसके बाद IMAX, उसके बाद एरी 4 के डिजिटल आ गया। तो फिर ये एलेक्सा वगैरह, ये मतलब अगर आपने जो बात की तो पहला कैमरा जो जिससे इंस्पायर किया वो यूमेटिक हाई बैंड, जो आज मैं समझता हूँ मेरे को कबाड़ी आपको 500 रुपये में दे देगा। हकीकत है वो कैमरा आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले कंपनी थी याशिका तो स्टिल्स कैमरे बनाती थी फिल्म, बिल्कुल इसी तरह। अब तो खैर एलेक्सा पे अभी भी काम हो रहा है। एरी एलेक्सा है आज भी काम हो रहा है उस पे। अच्छा, एक कैमरा आया रेड एपिक। जी पाकिस्तान में उस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। रेड एपिक की ग्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। रेड एपिक को कलर्स को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। रेड एपिक की लाइटिंग मुश्किल है। ये जैसे इस वक्त आपका ये कैमरा इन लाइटिंग के अंदर बहुत अच्छी फिल्म दे रहा है। रेड एपिक को बहुत लाइट चाहिए, बहुत चाहिए। दूसरा ये कि फिर उसकी टोन काटना बड़ा मुश्किल काम है, येलो टोन काटना। तो ये जो एरी एलेक्सा आ गया, इसने ये, क्योंकि एरी फ्लेक्स वालों का कैमरा, जिनका एरी फ्लेक्स, जिनका एरी 1 एरी 2 एरी 3 एरी 4 था, जिसमें अगर आप आलम आरा से शुरू करें और टाइटैनिक तक आ जाएं तो 35 mm एरी में बन रही थी फिल्में सारी, उसी एरी का कैमरा ये है। ठीक है, एक वक्त था, अगर हम बात कर लें 90s, लेट 90s की, 2000 का एरा भी उसमें आ जाता है। एरी पे फिल्माई गई चीजें वो सिंगापुर जाती थी दुनिया भर में हर जगह, बैंकॉक भी जाती थी, सिंगापुर भी जाती थी, इंग्लैंड में भी मैंने बहुत काम किया। वजह सिर्फ ये थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, पाकिस्तान के पास, कराची के पास टेलीसीनिया फैसिलिटी नहीं थी। टेलीसीनिया बहुत ही था कि शूट आपने 35 mm पे कर ली, अब वो नेगेटिव पे है, अब आप नेगेटिव से डिजिटल पे कन्वर्ट करना, डिजिटल पे कन्वर्ट कर कलर ग्रेडिंग करना, ये काम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। और आई डोंट नो क्यों पाकिस्तान में बड़े बड़े सनतकार मौजूद थे जो ये लगा सकते थे, मगर नहीं लगा। या मैं आपको एक बात और बताऊं बड़ी अच्छी आपको, रुझान साहब, लोग, डायरेक्टर भी चाहते थे कि यार शूट के बाद 2-3 दिन मिल जाए बाहर बैरून मुल्क जाने के तो वो सिंगापुर जाके तरह एक टेलीसीना कर ले। तो वो मैं समझता हूँ अप्रिशिएट भी नहीं किया किसी ने यहाँ के। अगर कोई उनको कहता है कि तुम कराची में, पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टूडियो में जाकर टेलीसीनिया कर लो, तो शायद नहीं करते, क्योंकि 3 दिन थकन वाली शूट के बाद वो चाहते थे या सिंगापुर चले जाएं या बैंकॉक चले जाएं, रिलैक्स करें, काम करें। और वो इंतहाई दर्जे के प्रोफेशनल लोग, अल्लाह, कंटाना लैब, बेनेटोन फिल्म यूनाइटेड, ये वो पक्के प्रोफेशनल लोग, मतलब
जहाँ जाके आपको हैरत हो जाए कि वो ये कैसे कर रहे हैं काम, गैजेट्स लगे हुए उनके पास, और मशीनों टेलीसीने की ग्रेडिंग की मशीनें लगी हुई उनके पास, और कैसा काम कि अगर आसमान है तो उसको ब्लू दिखाना है तो कैसा ब्लू टोन देंगे, अगर ग्रीन घास दिखानी तो कैसी घास ग्रीन देंगे, स्किन टोन को क्या करेंगे, वो उनके पास टेक्निकल फैसिलिटीज। मेरे ख्याल है थाईलैंड बैंकॉक में ही मैंने कोई, मेरा अपना ख्याल है कोई 100 से ज़्यादा फिल्में मैंने ग्रेड की, क्योंकि 35 पे जब भी फिल्म करते थे तो वो सिंगापुर में भी की, VHQ वीडियो हेडक्वार्टर सिंगापुर, इंग्लैंड में भी बहुत की FVC फिल्म में। बट जो काम मैंने बैंकॉक में देखा ना उन चीनियों का, तो बहुत आला काम था उनका, बहुत तो बहुत। मोहसिन साहब, बहुत काम किया आपने, आज भी कर रहे हैं अपनी खिदमत, अब आप स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर से सपोर्ट रही नहीं रही जो बुनियादी मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत सब। हाँ, बेगम को शुरू के चंद दिनों में ही पता लग गया था कि उस्ताद ये वो वाला आदमी नहीं है। अच्छा, उनके वालिद भी एक हाई सरकारी ऑफिसर थे, मेरे वालिद भी एक अच्छे सरकारी ऑफिसर थे। उन्होंने सबको देखा था कि वो जाते 8 बजे हैं, आते 2 बजे हैं, दोपहर को 2 बजे आ जाते हैं। तो पापा का स्टाइल होता था कि वो 2 बजे मैक्सिमम 2:30 बजे आ जाते थे घर, 3 बजे तक खाना खाते थे सब लोग साथ बैठ के, फैमिली पूरी हमारी सब बैठ के खाना खाते थे। खाना खा 3 साढ़े 3 बजे वो सो जाया करते थे, दोपहर को सोते थे, वो 5:30 बजे उठते थे, फिर वो जिम खाना उनको जाना होता था, वो जिम खाना चले जाते थे। अब वहाँ से वो 8 बजे तक आ जाते थे, 8 बजे आके घर पे टीवी देखते थे, हम सब टीवी देखते थे, टेलीविजन ड्रामा आता था तो वो देखते थे, और मैक्सिमम 11:30 बजे सो जाते थे। तो ये लाइफ उन्होंने भी, मेरी बेगम ने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी। तो वो समझिए कि मेरे मियाँ भी ऐसा ही होगा, 8 बजे जाएगा, 2 बजे आ जाएगा। तो वो उनको पहले ही दिन पता लग गया। अच्छा, मजे की बात ये है, शादी हो गई, हमारी शादी हुई, और तो हमने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। एडवर्टाइजिंग में इंटरव्यू हुआ करते थे, कोई हमने कहा कि सर 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तार साहब ने कहा भाई 1 महीने क्या करोगे, तो मुझे अच्छी तरह याद है जुमला, कह रहे 1 महीने क्या करोगे यार, 15 दिन बहुत महंगे। सर शादी एक दफा होती है। कहते यार इस बात से इख्तलाफ है, ये नहीं करो, शादी एक दफा नहीं होती है, शादी ये तुम्हारा अप्रूवल है। तो मैंने कहा सर शादी एक ही दफा होती है, छुट्टी। कह रहे नहीं, ये इख्तलाफ है इस बात से तुम्हारी। तो खैर उन्होंने मुझसे, खैर मैंने कहा सर 1 महीना, कह लेने 15 दिन। मैंने कहा सर खैर 1 महीने की अप्रूव हो गई, ऑफिशियल छुट्टी अप्रूव। जिस दिन घर पे मेहंदी थी, मेरी घर पे मेरी मेहंदी थी, मैं 10:30 बजे तक ऑफिस में काम कर रहा था, क्या बात शूटिंग कर रहा था। क्योंकि है? अच्छा इस बात का कोई वो, अब क्योंकि वहां ये बात करना कि हम जा रहे हैं और शादी है, बड़ा ऑकवर्ड फील होता था, काम वो चल रहा था। तो वो मुझे याद है, तो वो मेरे घर वाले डर गए थे कि यार ये भाग तो नहीं गया शादी से, आएगा भी नहीं आएगा ये। तो मगर बहरहाल वो अच्छा आ गए। आने के बाद खैर वो 10:30 बजे सारे मेहमान आ चुके, अजीब गाने रस्में चल रही, और हम आगे बैठ गए कि जी हम शूटिंग कर रहे थे। अजीब सी बात थी। बहरहाल खैर वो कर ली। अब उनको पता था कि 1 महीना छुट्टी है मेरी, मुझे भी पता था, सबको पता था। 1 महीना शादी हो गई, वलीमा हो गया अगले दिन। तीसरे दिन रात 2:30 बजे, अच्छा मेरे घर पे फोन, मेरे कमरे में उन्होंने कंपनी ने फोन लगवा के दिया हुआ था। कोई सेल फोन होते थे ना उन्होंने, तो 91। तो ये शादी हो गई, वलीमा हो गई। तीसरे दिन सो रहे थे, रात को 2:30 बजे घंटी बजी, टा टा टा, उस फोन की मेरी, जो उन्होंने कंपनी लगा के दिया हुआ था। वो उसका नंबर बहुत कम लोगों के पास। आप समझ गए होंगे ऑब्वियसली कॉल है। हाँ मैं मुझे पता था कि ये ऑफिस वाली कॉल है और यहाँ बज रही है, मगर 2:30 बजे बज रही है रात को, इस वक्त, जबकि मेरी शादी 2 दिन पहले हुई। मैंने उठाया तो हमारी सीमा का स्टाइल होता था। एक हमेशा वो बेचारी बड़ी भोली औरत थी, वो बहुत अच्छी खातून थी, उनके स्टाइल। मैंने फोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मोहसिन, जी सीमा, क्या कर रहे थे? मैंने कहा सीमा सो रहा था, 2:30 बज रहे, सो रहा। अच्छा हंसने लगी। हाँ अरे यार छोड़ो। हाँ अच्छा, वो क्या उनका होता था स्टाइल, वो ऑर्डर देती थी, वो सुनती नहीं थी आपका। क्या आपसे अगर मैं ये बात करूं कि जी देखिए माइक, तो आप वो बस वो एक और मुझसे अब 2:30 बजे, उनको पता है छुट्टियों पे हूँ, उनको पता है शादी को 2 दिन हुए हैं। मैंने कहा हाँ क्या कर रहे हैं? सो रहा था। हाँ अच्छा, हाँ मौसम बात सुनो यार, इस सुबह 7 बजे एक फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए। जी अब मेरा सिर्फ जवाब जो चल रहा है जी सिवा, सुबह 7 बजे फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए, जी सिवा। तो अगर आप 5 बजे सुबह निकल जाएं आज,
तो आपको फ्लाइट मिल जाएगी 7 वाली, मैंने चेक कर ली है, सीटें हैं उसमें जीसी में। तो आप 7 बजे चले जाएं इस्लामाबाद, आप 9 बजे इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब मैं सिर्फ जीसी में किए जा रहा हूँ, 9 बजे इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और आप वहाँ जाके गाड़ी ले लें रेंट कार से और आप नथिया गली चले जाएं और आप नथिया गली जाके लोकेशन देख लें जो हमने सेलेक्ट की थी लोकेशन। उन लोकेशंस के ऊपर आप देख के मुझे मार्क करें, मुझे फ़ोटो भेजें, हम वहाँ पर शूटिंग करेंगे और बिस्किट की। तो इसमें कोई ये जवाब नहीं था कि मैं कौन, नहीं मैं तो छुट्टियों पे हूँ या नहीं। वो आपको बता रही हैं कि इस्लामाबाद चले जाएं, सुबह 7 बजे 9 बजे पहुंच जाएंगे, 9 बजे उतर के वहां से नथिया गली चले जाएं, नथिया गली पहुंच जाएं, लोकेशंस मार्क की हुई है वो लोकेशन देखें, मुझे भेजें और हम परसों शूटिंग करेंगे। इसमें मैं तो नहीं, या मैं तो शादी छुट्टी, मेरी शादी, कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने फोन रखा, मेरी क्या क्या हो गया? मैंने कहा यार वो मेरा छोटा एक बैग है वो निकालो, उसमें मुझे कपड़े। क्या हो गया? वो कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ सुबह सुबह 5 बजे, 2:30 बज रहे थे उस वक्त। मैंने कहा मुझे 5 बजे निकलना है यार, 7 बजे फ्लाइट है मेरी। हम तो कहा, तो मुझे अंदाजा हो गया उनको कि उस्ताद ये ऐसा नॉर्मल काम नहीं है, ये हरगिज वैसा काम नहीं है कि 8 बजे गए और 2 बजे आ गए और 3 बजे आ गए। ये समझा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत सारी चीजें जो मीडिया कंसर्न लोग हैं उनके साथ ये मामलात रहते हैं। बहुत सबके नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट है कुछ, बल्कि हम कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि अगर आप जहाँ भी हैं और सफ़र कर रहे हैं या सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो आपको ये मालूम हो कि आप अपना सफ़र किस तरह जारी रख सकते हैं। जुम्मन शाह बुखारी सिग्नल जानिब इकबाल मार्केट, गार्डन चिड़ियाघर गेट नंबर 4 के सामने सीवरेज का पानी सड़क पर आ गया है और गड्ढा बन गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर मुतासर हो रही है। साथ ही साथ अब्बासी चौक, नश्तर रोड, गटर का जो ढक्कन है वो टूट जाने की वजह से सीवरेज का पानी यहाँ पर भी सड़क पर निकल आया है, जिसकी वजह से गार्डन जानिब के एमसी वर्कशॉप ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर भी आहिस्ता है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बॉलीवुड जानिब पंजाब कॉलोनी ब्रिज के साथ वाला जो सड़क रोड है वहाँ पर ट्रैफिक के लिए जो है ये बंद हो गया है। जो वजह बताई जा रही है, वाटर टैंकर यहाँ पर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक सड़क जो है वो बंद हो गई है। लेकिन बसूरत दीगर मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है जहाँ ट्रैफिक को ब्रिज के ऊपर से भेजा जा रहा है। तो वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। मोहसिन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं वक्त चूँकि प्रोग्राम का जो है वो ख़ासा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना भी वक्त लिया जाए मोहसिन साहब से और दिया जाए, मैं इन्हें अगर वक्त दूँ और वो मुझे वक्त दें तो शायद अभी 2.5-3 घंटे कहीं नहीं जाने, अगर हम वो भी पूरी स्टोरी नहीं होगी। लेकिन हम थोड़ा सा दूसरी तरफ हम रुख करते हैं। मोहसिन साहब, ड्रामे आपने डायरेक्ट किए जिसमें सर फहरिस्त कशकोल जो कि लोगों के ज़हनों में आज भी नक्श है, प्रोड्यूस किए, आपने प्रोड्यूस भी किए, डायरेक्ट भी किए। कौन कौन से ड्रामे हैं जो आपने प्रोड्यूस किए? सबसे पहला तो चांद ग्रहण, जस्ट बिकॉज ऑफ एनटीएम, क्योंकि जब हम इंटरफ्लो में आए 80s में 88 में और उसके फ़ौरन ही बाद 90 से में एनटीएम आ गया, ताहिर साहब का चैनल था एनटीएम, तो प्रोडक्शन में हम हुआ करते थे क्योंकि इंटरफ्लो की तो उस ज़माने में लोग कम थे, तो बाहर से भी हायर किया करते थे कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हम। तो वहाँ ये एक अच्छा एक चांस मिल गया प्रोडक्शन करने। तो पहला चांद ग्रहण, फिर नंगे पाँव, फिर कशकोल, फिर नादान नादिया, फिर ये सारे ब्लॉकबस्टर ड्रामे। अच्छा, क्योंकि कोई किसी का गवर्नमेंट नहीं ओन नहीं था, प्राइवेट चैनल था, मालिक एक था, वो मालिक हम पे ट्रस्ट करता था, जानता था कि यार ये लोग इनको, तो खुल के काम करने का मौका मिला, खुल के काम करने का मौका मिला। बजाय टेलीविजन पे उस जमाने में ये होता था कि सेट लगता था कि अगर हवेली भी लगनी है शार्ला वाड़ा तो उसका एक लकड़ी का सेट लग जाएगा नीचे हवेली। हमारा ख्याल था कि ये नहीं, ऐसा नहीं करें। अच्छा, उस सेट पे पैसा भी खर्च होता था, बिल्कुल जाहिर है कि जी हम कहते थे नहीं यार ओरिजिनल लोकेशन। तो ये ओरिजिनल लोकेशन का कॉन्सेप्ट देना पहली दफा हमने इनको, कि वो अगर जहानिया शाह की हवेली दिखानी है, एक बड़ी हवेली दिखानी है, तो मैंने कहा ये तो जहानिया शाह की हवेली। सेट डिजाइनर का हमारा ख्याल ये था कि नहीं यार लकड़ी का वो लगाएंगे, पीछे हम चीजें रख देंगे, तोपे वो, तो मैंने कहा नहीं, इसको तो कहाँ से, मैंने कहा देखते हैं
हम निकल गए अपनी कराची के गेस्ट पे। वहाँ हमने यहाँ फातिमा जनाब रोड पे एक घर देखा, हवेली देखी बहुत बड़ी, सही। शानदार। उस हवेली में हम घुस गए बगैर इजाजत के। चौकीदार थे, क्या क्या देखना है अंदर? तो अच्छा अंदर देखी तो शानदार हवेली, तो क्या तो क्रिस्टल, तो क्या मेहराबें, क्या आर्चेस, क्या। हमने उन साहब से बात की, मैंने कहा जी मैं यहाँ एक शूटिंग करना चाहते हैं ड्रामे की। अच्छा ड्रामे की शूटिंग? मैंने कौन सा ड्रामा? मैंने कहा जी अच्छा कौन तो अदाकार भी यहाँ आएंगे? मैंने कहा जी कौन आएगा? मैंने कहा शफी मोहम्मद शाह साहब, सोहेल अजहर साहब और तो फरियाल गौहर साहब आई। अच्छा ये से यहाँ हमारे घर आएंगे? मैंने कहा जी आपके घर आएंगे, यही शूट कब करेंगे? मैंने कहा जी हम 4-5 दिन का काम है और भेजते हैं। अच्छा ठीक है। उन्होंने परमिशन दे दी तो हमने कहा, मैंने कहा सर बहुत अच्छा। एक आध लोगों ने हमारे साथ आके देखा, उनको अच्छी लगी। तो मैं बता रहा हूँ आज और उसमें फ़र्क। तो जब हम शूटिंग में जाते थे तो सुबह का नाश्ता सब क्रू, स्टाफ मेंबर, आर्टिस्ट सबके लिए, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय, मशरूबात सारे उनकी तरफ से होती नहीं। अच्छा। उनके लिए एक ऑनर था कि हमारे घर पे इतनी बड़ी शूटिंग हो रही है। सही। तो वो करना या फिर बड़े बड़े ऑफिस ले लेना। तो ये हमने रिवायत डाली कि ओरिजिनल लोकेशंस पे काम करें और मतलब एक बहुत हाई क्लास लोकेशन के ऊपर काम करें। तो वो उससे तो फिर हमें बहुत बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिली, काम सीखे। फिर मुझे याद है, मैं कह रहा हूँ ना कि इतना होता था कि एक शॉट था जिसके अंदर हमें दिखाना था कि एक हीरो जो है वो गाड़ी से उतरता है तो लड़की को देखता है सामने, तो वो दोनों लड़की इंस्पायर हो जाती है उसकी हमारत देख के। तो वो शॉट था। तो मैंने कहा ताहिर साहब ने, सर वो गाड़ी चाहिए इसके अंदर, वो दिखा रहा है लड़की जो उतरता है तो लड़की इंस्पायर होती है। तो कह रहे मेरी गाड़ी ले जाओ। ताहिर साहब ने पीछे कोरोला 88 उस जमाने की नहीं थी। उनका कोरोला, मैंने कहा कोरोला से तो कोई इंस्पायर नहीं होगी लड़की। अगर एक लड़की 88 की कोरोला को उतर रहा तो एक नॉर्मल गाड़ी 88 मॉडल सेम मॉडल। अच्छा फिर मैंने कहा सर देखते हैं कुछ। मैं जा रहा था, ये जो अल्लाह वाले चौरंगे मैकडोनल्ड बना हुआ है इस जगह, एक मोटर तो होता था शो, वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिस गाड़ी के दरवाजे यूं करके खुलते थे। टोयोटा सेरा होती थी, यूं ऐसे खुलते थे हवा में ऊपर। गाड़ी पसंद आई। मैंने कहा यार ये अगर हो जाए तो। अब हमने जाके बड़ी उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ये देखें आपका कौन रंग है? ये मैंने कहा ये शहीद मिलत तुम्हारा ऑफिस है, एक गाड़ी चाहिए, वहाँ तक जाना है, आप हमारे साथ चलें, वहाँ एक शॉट देखेंगे उसमें लड़का उतरेगा, लड़की कि कहाँ शहीद है। तो मैं क्यों चलूँ? मैंने कहा गाड़ी के आप ले जाएं, गाड़ी ये लें। अच्छा। तो उसने कहा ये हमारी चाबी है, आप गाड़ी ले जाएं, जब फारिग हो गाड़ी छोड़ दीजिएगा। तो ये हाल था लोगों का ट्रस्ट का। तो वो गाड़ी हम लेके आ गए। तो इस तरह ये ओरिजिनल चीज़ों पे हमने काम करना, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े। तो ये एक बहुत एक हाई क्लास हमने वो दिखाया। वो तो फिर एक ट्रेंड बन गया। उसके बाद ओरिजिनल लोकेशंस का, बड़ी बड़ी चीज़ें करने का, ड्रेसेस मिल जाते थे उस ज़माने में, टीजेस होते थे, हमें याद है तनवीर जमशेद। हमने उनसे कहा कि यार ये आर्टिस्टों को हमें एक अच्छी लुक देनी है कपड़ों को। उन्होंने कहा हम सिएंगे इनके लिए, पैसे नहीं, हम उनके लिए कस्टमाइज डिजाइन करेंगे। क्या बात है। शफी मोहम्मद शाह के लिए, शकील साहब के लिए, सबके लिए कस्टमाइज डिजाइन का आप हमारा नाम चला दीजिएगा आखिर में। मलबूसात टीजेस तो हम चलाते थे। तो बिल्कुल उस जमाने में काफी मशहूर भी था। और वार्डरोब तमाम लोग वहीं से लिया करते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी। कहते हैं कि सादा, कहते क्या है, सादगी सादा दौर था, बहुत सादा तबीयत लोग थे और एक बहुत अच्छा दौर था। तो असल में मोहसिन साहब प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने पता ही नहीं लगता वक्त का कि वो किस तरह से गुजर जाता है। लेकिन अभी भी मैं चाहूँगा कि मैं मज़ीद थोड़ा सा वक्त लूँगा। लेकिन क्योंकि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, वो याद होगा आप लोगों को, मैं अपने तमाम तर सामीन और नाजरीन से मैं मुखातिब होकर ये कहूँगा कि आपको आज भी वो एक कमर्शियल जिंगल आज भी नक्श हैं कि बल्कि मैं चाहूँगा कि मोहसिन साहब ही उससे ज़रा गुनगुना दें। एक चुटकी एक चुटकी डेंटॉनिक से चुटकी बजाते ही दांत सफेद और चमकदार, डेंटॉनिक। नीलमा हसन थी इसके अंदर काम किया, नीलमा हसन ने काम किया। तो पहली बार एनिमेशन यूज हुई थी, दांतों के ऊपर शाइनिंग मारने की एक एनिमेशन यूज हुई थी। और वो तो बड़ा जमाने में बहुत आसान काम था। और हमें याद है डेंटॉनिक का एक कमर्शियल था, वो था आजकल डेंटॉनिक का बोल वाला है, डेंटॉनिक है एक टॉनिक जो तो उसके लिए ये हुआ था कि यार सिंगापुर में एक
लोकेशन है सिंगापुर में, फैंटेसी वर्ल्ड है, वहाँ शूट करने में एक ट्रेन चलती है, आसमान के ऊपर चलती है, उस पर बाप बेटा। तो छोटी छोटी लोकेशंस के लिए ऐसे बहुत सारे जाया करते थे कि वहाँ पर ये चीज़ है। या जैसे एक ज़माने में एक बिस्किट का कमर्शियल था कि वो मंटगोमरी का कमर्शियल, उसके अंदर वो डिज्नीलैंड में शूट हुआ था कि वो बच्चे खिलौने थे। तो ये बड़ा ट्रेंड था। डेंटोनिक का कमर्शियल सिंगापुर में इसलिए शूट हुआ था कि वहाँ वो फैंटेसी वर्ल्ड थी, और फैंटेसी वर्ल्ड में तो वहाँ पर ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन पे शूट होना था। इसी तरह ये नीलमाथन का जो आप कमर्शियल बता रहे हैं, ये कमर्शियल भी हमें याद है कि ऐसा था कि स्टार्स बनते थे उसके अंदर। ऐसे बेशुमार कमर्शियल हैं जिंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है, और बेशुमार कमर्शियल्स, बेशुमार ड्रामे, जिंगल्स, किताबें, मतलब मोहसिन साहब आपने कोई जगह छोड़ी है? बस कोशिश करते हैं। और अब मेरा सिर्फ ये है कि एक फोकस इस पे कि जो कुछ सीखा है वो बच्चों को सिखा जाऊं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से, और सिर्फ मेरा ये है कि जो कुछ भी मैंने इस दुनिया से लर्न किया है, इस दुनिया ने मुझे दिया है, वो मैं अगली नस्लों को दे के चला जाऊँ, वो सीख जाएं सारा काम अपने और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे इस काबिल हैं कि वो बेशुमार बच्चे उसमें खुद कमा रहे हैं उन्हीं चीज़ों से जो मैंने उनको सिखाई हैं। वो प्राइवेट काम भी कर रहे हैं अपने, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर लगे हुए काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं, कुछ नहीं तो वो ये सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं ट्रांसफॉर्म करके जा रहा हूँ ज़िंदगी में। ज़रूर। सबसे बड़ी और अच्छी बात ये जो कि मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे बड़े नाम हैं और काफ़ी मायानाज भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं, लेकिन वो अपना फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करते, जो कि इंतहाई एक गलत बात है। हमने जो कुछ सीखा है दुनिया से सीखा है। एग्जैक्टली, जब आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो आपकी आने वाली नस्ल, आपकी यूथ सीखेगी कैसे? जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। अब वो इंसान अपने सीने में लेके इस दुनिया से चला जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें भी तो किसी ने दिया ही है ना, हमने भी तो अपने घर से ही लेके आए थे। और इल्म जितना आप फैलाएंगे, स्किल जितना आप फैलाएंगे, उतना वो फैलता है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस पर गौर नहीं करते, और वो चाहते हैं कि जी उनकी जो स्किल्स हैं वो उनके अंदर ही रहे, वो ट्रांसफ़र ना हो। ये एक बहुत गलत सी बात है। पाकिस्तान की तरफ हम वापस आते हैं अपने तमाम तर इस शोबिस की दुनिया में। मोहसिन साहब, क्या समझते हैं आप, आपने जिस वक्त आगाज़ किया और आज तक पाकिस्तान में फ़िल्में आज भी, मैं कहता हूँ कि ज़वाल पजीरी हैं। अगर वो चंद एक दो फिल्में अगर आ जाती हैं तो हम वो एक बहरहाल अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह की रज़ा है, या जिसने मेहनत की है। एक दो या तीन चार का कामयाब हो जाना वो कामयाबियाँ नहीं होती। नहीं, अगर क्यों ऐसा है? इंडस्ट्री को देखा जाए तो उस वक्त जब देखिए, आज ये तो अब ऐसा मसला हुआ है ना, जब फिल्में लगती थी तो आपने तो ये हाउसफुल के खिड़की तोड़ते भी देखे थे, निशात सिनेमा में, कैप्री सिनेमा में, बम्बिनो के अंदर जो खिड़की, हमारी जो फिल्में आईना थी उसने मेरे ख्याल है कई 100 हफ्ते किए, उनकी अपनी फिल्म थी। जिस तरह आईना थी, बंदिश थी, ऐसे तो मौला जट जो लगी थी, जैसे 35 लाख रुपए में उस जमाने में बनी थी पहली मौला जट, वो फिल्म, या चूड़ियाँ, या आने वाले छः आने वाले, वो 6 आने का 96 पैसे बन गए, वो 1 रुपया बन गया। 1 रुपये का भी टिकट होता था, ये तो मुझे याद है। 1 रुपये का टिकट सामने, जो 10 रुपये का जो टिकट होता था निशात सिनेमा में, मुझे याद है मैं अपने भतीजे को लेके जाते, 10 रुपये का टिकट का मतलब था आप ऊपर टॉप पे बैठे होते थे, 10 रुपये का टिकट आप देख रहे होते, और 1 रुपये वाले नीचे बैठे होते थे, वो भी फिल्म देख रहे हो। तो 10 रुपये, फिर वो 100 रुपये का टिकट हो गया, जो हमारा जिसमें हम क्लास देखा करते थे, 100 रुपये का टिकट, तो वो 100 रुपये की बात थी। हाँ, बिल्कुल वैल्यू थी उसकी विंडो ही अलग थी। निशात सिनेमा में, कैप्री सिनेमा में उसकी विंडो अलग, जहाँ 100 रुपये का टिकट मिलता था, बड़ी हाई क्लास, साफ सुथरी थी। बाकी लोग उधर से लेते थे 5-10 रुपये वाले, और 100 रुपये वाले इधर से क्लास बनी। ये ट्रेंड, अच्छा वो तो जहाँ वहां तक तो बात सही थी, क्योंकि 100 रुपये वाले चंद लोग होते तो बाकी 10 रुपये टिकट लेते। फिर ये जो आगे ना 1000 रुपये का टिकट, बड़े बड़े सिनेमा जो हमारे मल्टीप्लेक्सेस शुरू हो गए, 1000 रुपये का टिकट, 400 रुपये का पॉपकॉर्न, 200 रुपये की कोल्ड ड्रिंक। तो ये एक आदमी को 2000 रुपये को पड़ता है एक टिकट। फिल्म देखने कभी कोई अकेला फैमिली को लेके जाता है, 5 आदमी जाते हैं तो 10,000 रुपये का टिकट, पेट्रोल अलग 2000 रुपये का, और फिर जब वो जाता है तो बाहर कुछ खाता भी है तो 5000, तो 20,000 रुपये निकालना आजकल सिनेमा के लिए
तो वो कहता है यार मैं बिजली का बिल भर दूं अपना, ज़्यादा अच्छा है मेरा आया हुआ है वो भर दूं, या गैस का बिल भर दूं, तो ये 20,000 रुपये में तफरी के लिए निकल, तो तफरी वही सही थी जनाब। 1 रुपये का टिकट, 1.5 रुपये का टिकट, 2 रुपये का टिकट, 5 रुपये का, या 100 रुपये का टिकट। 100 रुपये का टिकट भी मतलब मुझे हम कोई 100 रुपये का टिकट को रोज नहीं देखा करते। फिल्में बहुत होती थी, महीने में एक अच्छी फिल्म लग गई और हम जाके फिल्म देखी तो मजे से, उसमें 2 रुपए की बोतल भी पी, 100 रुपए का टिकट लिया, 2 रुपए की बोतल पी, एक बर्गर नीचे ले लिया, तो मुश्किल से 10 रुपए का बर्गर मिलता था। अच्छा, मुझे याद है, बिल्कुल ऐसे। तो वो 110 रुपए में अय्याशी करके आ गए आप, तो वो अय्याशी आपको 10,000 रुपए में पड़ती है अब। तो देखिए फिल्में आज भी अच्छी हैं, फिल्में बहुत अच्छी आ रही हैं अभी, आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, जितनी चंद फिल्में अभी हमारी मौला जट जो फवाद खान की गई थी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ा बिजनेस किया उसने, मगर एक आम आदमी के बस में नहीं है इस वक्त फिल्म देखना, एक बड़ी तफरीह। अब तो 1500 रुपए हो गई है इसकी टिकट, 1000 से भी एक्सीड कर चुका है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप बहुत सारे ममालिक गए, आपने वहाँ पर देखा, आप किस आर्टिस्ट से इंस्पायर हुए? कौन सा आर्टिस्ट आपको लगा कि हाँ यार ये हर लिहाज से बहुत बेहतर है? आप पसंद कौन सा है? मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। हॉलीवुड में अगर आप मैंने टॉम क्रूज को बहुत करीब से देखा है और मैंने इसका काम देखा है। मुझे उसकी बहुत सी चीज़ों से ये लगा, और बाद में जो चीज़ें मैंने उसकी BTS देखी, बिहाइंड द सीन देखे, वो अपनी स्टंट खुद करता है। अच्छा, वो भी आपने देखा है, पहाड़ से उसने छलांग लगा दी मिशन इम्पॉसिबल के अंदर, जब एक पहाड़ से मोटरसाइकिल समेत कूद गया, तो उसने कहा मैं खुद ही कर लूँगा। उसने रिहर्सल्स की, कई चंद दिन रिहर्सल की और कूद गया वो। हमारे यहाँ तो बेचारे 6 फुट के ऊपर से अगर छलांग लगाने के लिए डरते हैं कि स्टंट यूज करते हैं अपना वो। या अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं, बहुत से लोग, सलमान खान साहब, मैंने उनको देखा, मैंने शाहरुख खान को देखा, कैसे करते हैं वो अपना काम, मेहनत से करते हैं कि अगर करना है तो उसके लिए क्या। आमिर खान साहब को आप देखें कि अगर उनको एक आमिर खान 50 साल से ऊपर के हैं, और अगर 3 इडियट्स देखें आप, उनके 3 इडियट्स के अंदर कैसे स्कूल का कॉलेज का लड़का नजर आ रहा है, 20 साल के, तो आप कह नहीं सकते उसने बिल्कुल ठीक ट्रांसफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है। दंगल में देखें। हम रुख करेंगे लॉलीवुड का। लॉलीवुड में हमारे यहाँ शफी मोहम्मद साहब थे, आपने जिनके साथ काम। लॉलीवुड वो ड्रामा था। हाँ, लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री होती है। ड्रामा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें। कबीर खान साहब का भी नाम था, जो फिल्म भी की उन्होंने और ड्रामे भी किए उन्होंने। बहुत बड़ा आर्टिस्ट। कितने आर्टिस्ट हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनसे सीखा जा सकता है? हमारे जो नई नस्ल है, यंगस्टर्स हैं, उनको फॉलो करें। क्या कहेंगे कि यंगस्टर्स जो हैं किनको ज़्यादा देखें, जो एक्टिंग का शौक़ रखते हैं? और आपकी नज़र में अच्छे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस कौन से हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वहाँ बात हो रही थी, मैं उनकी बात कर रहा था कि देखिए आर्टिस्ट जो होता है वो एक्सप्रेशन देता है, एक्सप्रेशन से वो चीज़ को चेंज कर सकता है। एक डायलॉग को एक्सप्रेशन से कई जगह चेंज कर सकता है। तो उन्होंने कहा सर डायलॉग, अब लड़के या लड़कियां हमारे जो होते थे स्टूडेंट, वो सवालात करने वाले बहुत होते हैं, सर एक्सप्रेशन से कैसे डायलॉग चेंज हो सकता है? अगर एक कहेगा मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तो उसको एक्सप्रेशन से कैसे चेंज करेगा वो? तो ये तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो गुस्सा है ना, वो तो गुस्सा ही कहेगा थप्पड़ मारूंगा। मैंने कहा यार तेरी बात का मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कल बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है सर। बात हो गई कि उन्होंने कहा सर ये सर तो झूठ बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन से डायलॉग चेंज, एक्सप्रेशन से डायलॉग चेंज हो जाता है। मैंने फैसल कुरैशी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार फैसल एक छोटा सा काम करना है। मैंने उसको बताया नहीं क्या करेंगे। जी मैंने कहा यार कल मेरी क्लास है 11 से 1, कल यूनिवर्सिटी में डिफेंस मेन कैंपस में आ जाओ, एक काम है छोटा सा। क्या काम है? मैंने कहा फारिग। हाँ कल मैं मॉर्निंग शो करके निकलता हूँ, तो मॉर्निंग शो करके निकलता हूँ, मैं 11 बजे फारिग होता हूँ। मैंने कहा यूनिवर्सिटी आ जाओ। खैर यूनिवर्सिटी अब आ गया, वो क्लास हमारी शुरू हुई तो वो फैसल कुरैशी साहब अंदर आ चुके थे। मैंने कहा फैसल एक जुमला दे रहा हूँ तुम्हें, एक डायलॉग होगा तुम्हारा, उस जुमले की वेरिएशन देनी है बच्चों। 50-55 बच्चा बैठा हुआ है सामने हमारे। मैंने कहा एक जुमला दे रहा हूँ कि मैंने तुमसे जब भी मोहब्बत की जब तुम एक नन्ही बच्ची थी, मैं तुम्हें जब से चाहता हूँ जब तुम एक नन्ही बच्ची थी। एक जुमला है, फर्ज करो। सही है। इस जुमले को वेरिएशन देनी है तुम्हें। हंसने लगा कि अच्छा चले ठीक है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मैंने कहा बच्चों देखो तुम जो कह रहे हो ना कि जुमला चेंज कैसे हो सकता है, जुमला एक्सप्रेशन से कैसे। मैंने देखो ये अभी इसको मैंने कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा ये जुमला है, एक्सप्रेशन दो।
कह रहे आप एक्सप्रेशन बोलते हैं, मैंने कहा मोहब्बत, लव। उसने कहा, अब वो आर्टिस्ट था, उसने कहा मैंने तुम्हें जब से चाहा जब तुम एक नन्ही बच्ची थी। मैंने कहा इसको तंज। मैंने तुम्हें जब भी चाहा जब तुम एक नन्ही बच्ची थी। मैंने कहा गुस्सा, हकारत। कहले मैंने तुम्हें जब भी चाहा जब। उसने, मैं उसको इम्प्रेशन बताता कि वो 20 वेरिएशन दी उसने मुझे। ओह माय गॉड। जलन की, हसद की, मोहब्बत की, नफरत की। तो मैंने कहा ये आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट, उसको कैसे चेंज करना है, कैसे उसको पता होता है कैसे चेंज करना है, और वो कर रहा है। तो ये आर्टिस्टों ने हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े, मैं आपको नाम लूँ अगर मैं, ये फैसल कुरैशी साहब देख लें, एजाज असलम देख लें, या बुशरा अंसारी देख लें, या शकील साहब देख लें तो मरूम, या मोइन अख्तर हमारे साहब देख लेते, ये सब एक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हर किस्म की चीज़ देख सकते हैं। अनवर मखसूस साहब हैं उम्र के ऊपर, या मैं कितने आर्टिस्टों के नाम लूँ इसमें। पाकिस्तान के आर्टिस्ट हमारे कहते हैं ना बाहर उनका नाम है, उनका आज भी उनका एक इंस्टीट्यूशन, वो चाहते हैं कि हम यहाँ के लोग आके, अब एक अगर एक नफरत में कोई एक अपनी जलन बैठी हुई है तो नहीं कर रहा, मगर ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। मोहसिन साहब, आपको बजाते खुद पाकिस्तान में सबसे अच्छे आर्टिस्ट कौन लगते हैं? आपके पसंदीदा कौन है? अच्छा, आपको इजाजत है 2 से 3 कर सकते हैं। हाँ, नहीं मैं एक पे इक्तफा करने के लिए नहीं कहूँगा। देखिए, मैंने अभी तक सब कुछ किया, फिल्म नहीं बनाई, फीचर फिल्म नहीं बनाई, और मैं चाहता था, मगर जब मैं सोचता था फीचर फिल्म बनाने के बारे में, कहता था अगर मैं हीरो लूंगा तो मैं फैसल कुरैशी को लूंगा। ठीक है। फैसल कुरैशी एक आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है फैसल कुरैशी। इसी तरह के कुछ लोगों को मुझे है अंदाजा कि इनके अंदर एक स्पार्क है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हुमायूं सईद को लोग कुछ भी कह लें, आज भी अगर कह रहे हैं कि जी ड्रामों में, फिल्मों में हीरो आ रहा है, मगर नहीं, उसके अंदर कुछ है। आप और कौन है? इसी तरह दानिश तैमूर हैं, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। इस तरह ये चंद लोग, हमारे यहाँ के कुछ लोग को लोगों ने अंडरस्टिमेट किया, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं वो। सही। एक इरफान मोती वाला है, सही, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा। मैं उसको देखता हूँ फॉलो, कि वो किस तरह की चीजें करता है, किस रंग में जल जाता है। शमून अब्बासी हैं, ये पाकिस्तान के अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन लोगों का एक नाम है। हमारी पाकिस्तान की फिल्म के आर्टिस्ट में बात करूँ, रीमा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। रीमा अपने काम में शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी मैंने जितने भी उनके साथ काम किए, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनली काम किया उन्होंने, और बहुत अच्छी तरह। अगर 9 बजे शूटिंग मेरी सुबह होती थी, 9 बजे का कॉल टाइम हमारा होता था, और मैं अगर 9:15 बजे सेट पे आता था तो वो 8:30 बजे उसकी गाड़ी खड़ी होती थी बाहर। क्या बात है सेट पे। आजकल तो हसरत ही है। नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों की तारीफ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 9:15 बजे आई हो। अगर मेरी शूटिंग 9 बजे हो, मैं 9:15 तो 8:30 बजे आई भी होती थी, मेकअप करा रही होती थी, अपनी लाइटिंग खुद करा लेती थी, वो चीज़ें, मेकअप पे खुद ध्यान देती थी, अपने शॉर्ट्स के कैसा है। तो आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। गाना भी आपने डायरेक्ट किया? गाने बहुत सारे। कौन से? ऐसे इस तरह के कोई बहुत हैवी गाने नहीं, मगर जो मिलते गए बहुत सारे, मतलब शोबिस के अंदर जैसे कमर्शियल कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस का एक ज़माने में म्यूजिक वीडियोस, हाँ, ट्रेंड आ गया था, तो म्यूजिक वीडियोस बहुत सी, शाम से वगैरह बहुत सारी चीज़ें की। मतलब हाँ, ये नहीं कि कोई राहत फतेह साहब का सॉन्ग मैंने कोई डायरेक्ट नहीं किया, या कोई, मगर यंग आर्टिस्टों के बहुत से सॉन्ग डायरेक्ट। अली हैदर के किया? अली हैदर के भी किए, बहुत से किए। जालिम नजरों से मैंने नहीं किया था। जालिम नजरों से तुम ना देखो, वो किया था नवीद उमर थानवी साहब ने। जो मैंने कहा था, जो इंस्पायरेशन बना मेरे लिए 88 के अंदर, एक गाना देख के इंस्पायरेशन बना कि यार ये गाना कौन कर रहा है। मतलब इतने ही उसके अंदर, जो उस जमाने में ट्रांजिशंस चल रही थी 88 के दौर में, यूमैटिक के दौर में, इतनी ट्रांजिशंस चलाना, और जब एक कट टू कट फ्रेम कितना हिसाब लगा, जबकि नॉर्मल उस जमाने में नॉर्मल शूट का रिवाज था कि एक नॉर्मल कैमरा लगा के शूट हो रही, गाने इधर पार्क में गालियां, खंबे पे खड़े होकर गालियां, और गाड़ी में गालियां नहीं। तो वो ट्रांजिशन चलाना कि लड़की भी गायब हो रही है, जो लड़के के शॉट, मतलब अगर वो अली हैदर गा रहा है तो समंदर पे भी गा रहा है, तो चौकंडी पे भी गा रहा है, तो वो
तो ये मुझे इंस्पायर किया था। तो वो बना पहली वजह इस पर देखने कि यार ये कौन बंदा है। तो देखा नवीद उमर थानवी एक डायरेक्टर थे वो उस जमाने में, उनसे तो वो देखा मैंने, तो ये उन्होंने बनाया था गाना, तो वो इंस्पायरेशन बना। आज के दौर में कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसे आप कहते हैं कि हाँ यार ये अच्छा काम करते हैं? नदीम बेग बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत फिल्में ही ओनली वो कर रहे हैं। नदीम बेग बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर देखे जाएं तो देखिए हर मीडियम अलग है, बिल्कुल फिल्म एक अलग मीडियम है। मतलब सैयद नूर साहब आज भी अच्छे डायरेक्टर हैं। बात ये होती है अपॉर्चुनिटी मिलने की बात होती है। अब सैयद नूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इसी तरह नदीम बेग जो अब फिल्में लेटेस्ट फिल्में कर रहे हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ड्रामों के डायरेक्टर अलग अलग हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड का माहिर है। मुझे अगर कोई टास्क दिया जाए कि अगर फैशन पे करना है तो कौन करेगा, मुझे पता हर एक के अलग है, जॉनरा अलग है हर किसी का, बिल्कुल ठीक है। फिर भी इनमें से कोई एक दो जिनका कोई अगर फिर भी कोई अच्छा। शमून अब्बासी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ठीक है, शमून अब्बासी बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म भी की और हॉरर फिल्म भी की, और वो समझते हैं काम को। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, डायरेक्टर हैं। और बहुत से लोगों का देखा जाए, एक नैन मनियार है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है नैन मनियार। मुख्तलिफ, मैंने कहा ना हर जॉनरा अलग है, हर एक का अलग है। अब ये बात नहीं कि एक ज़माने होता था कि अगर कासिम जलाली साहब हैं तो वो ड्रामे बना रहे हैं सारे, चला हैदर इमाम रज़ी साहब हैं तो ड्रामे बना रहे हैं सारे, जो भी मिल गया। अब ऐसा नहीं है, अब हमें पता होता है क्या चीज़ है, किससे करानी है, क्या चीज़ है और किससे करानी है। जाहिर है सारी एक्सपर्टीज एक शख्सियत में तो नहीं हो सकती, और अगर है भी तो वो 100% या 90% भी बमुश्किल वो दे पाएंगे। अलग होता है ना, हर स्पेशलिटी तो हर की बिल्कुल अलग होती है। अब तक कितने कमर्शियल डायरेक्ट कर चुके हैं? आज से बहुत अर्सा पहले मैं देख रहा था, एक लिस्टिंग कर रहा था जो मेरे पास, जो कमर्शियल मेरे पास पड़े थे, जो ऑन एयर कमर्शियल थे, जिनकी लाइब्रेरी कैटलॉग मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो मैं कर रहा था। तो वो अब से कुछ 2-2.5-3 साल पहले तो वो 1000 क्रॉस कर चुके थे, जो मेरे अपनी कमर्शियल। देखिए मैंने इंटरफ्लो में भी काम किया, मैंने इंटरफ्लो के लिए भी काम किया, बट मैं उनको काउंट नहीं करता कमर्शियल, क्योंकि वो सीमा ताहिर की प्रोडक्शन थे, ताहिर साहब की प्रोडक्शन। मैंने जो अपनी कमर्शियल द फिल्म कंपनी पाकिस्तान में जो बनाए वो मोर देन 1000 अब तक हो चुके हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग से लेके कमर्शियल एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और फाइनल ऑन एयर तक जो किए, तो वो मोर देन 1000 थे। 1000 से ज्यादा आपने बिल्कुल किए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद गिने नहीं कभी, और उसके बाद फिर गिने नहीं। जब आप दोबारा गिनेंगे इतने अरसे बाद तो फिर आप ये बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक चीज़ और चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको एक जगह सुना, एक प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर आपने बात की यंगस्टर्स के लिए कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, अपने काम की तरफ आओ। तो बेसिकली जो मेरा प्रोग्राम है थिंक पॉजिटिव, वो इसी चीज़ पर बेस करता है, इसी पर बात करते हैं। मैं लोगों से आइडियाज़ लेता हूँ, आइडियाज़ उनके साथ शेयर करता हूँ, उनके आइडियाज़ लेके फिर मैं बताता हूँ आपका तजुर्बा क्या कहता है। आपने भी पहले नौकरी की, फिर आगे चले, आज अपना काम, कैसे चलना चाहिए, कैसे आगाज़ करना चाहिए, दौर कोई सा भी हो। तो बड़ी मुफीद वो बात है। मैं चाहूँगा कि तमाम देखने वाले और सुनने वाले इस चीज़ को जान लें कि जो आपकी जर्नी थी वो कैसी थी, और अब दौर हाजिर को अगर हम सामने रखें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जब मैंने नया ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स किया, एक ज़माना में एक इदारा होता था पेट्रोमैन, बिल्कुल पेट्रोमैन से एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैंने कोर्स किया। उस ज़माने में पेट्रोमैन के कोर्सेज की बड़ी अहमियत होती थी। उस कोर्स की बिना पे मुझे सिविल एविएशन अथॉरिटी में एक एयर ट्रैफिक में बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई, जिसकी ट्रेनिंग थी पहले 9 मंथ की ट्रेनिंग थी। कटाई एक होती है CATI, सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद, वहाँ हमने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद हम जॉब पर आ गए। वो उस जॉब के टाइमिंग सुबह 7 बजे से 2 बजे तक दोपहर के टाइम। अच्छा, वो जॉब बहुत सेंसिटिव नौइयत की थी, एयर ट्रैफिक की सिविल एविएशन में, कराची एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं आपको बताऊँ, मैं 7 बजे आता था, 10 बजे टी हो जाती थी आधे घंटे के लिए, 10 to 10:30 टी होती थी। तो मैं 7 बजे जॉब पे आता था और मैं काम करता रहा। मैं देखते रहता था कि यार क्या बज गया, 8 बज गए, अब यार 9 कब बजेंगे, 10 बजे चाय होगी, नीचे जाऊंगा, 10 बजे फिर बड़ी 10 बजते तो मैं भागता था निकल के, यार
रिलैक्स करेंगे नीचे जाके, क्योंकि टाँ 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 जो आपके लगा होता था ना इतना तो वो 10 बजे चाहे 10:30 तक मैं रिलैक्स रहता था। फिर आता था, मैं देखता था यार कब 11 बजेंगे। तो मैंने कभी इंजॉय नहीं कर सका अपनी जॉब को। तो 1 महीना 2 महीना उसके बाद बस मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। हालांकि अच्छी जॉब थी, लोग बड़े उस जमाने में एक ख्वाहिश करते थे कि एयरपोर्ट्स पे जॉब हो जाए उनकी। मैं नहीं कर सका। सिंस जिस दिन पहले दिन में इंटरफ्लो आया, पहले मैं कहना 7 से 2, और जब पहले दिन में 9 बजे आया, आपको पता है पहले दिन किस दिन फारिग हुआ? रात को 3 बजे, बगैर किसी गैप के, बगैर रात को 3 बजे फारिग हुआ। और 3 बजे घर जाके मैं ये बेड पे जब लेटा तो सोच रहा था यार 8 कब बजेंगे, मुझे इंटरफ्लो पहुंचना है, 9 बजे मुझे पहुंचना है, आज काम है बहुत। पहला दिन। तो आपको कहीं कोई जॉब जो आपकी पसंद की ना हो, जहां आप मुश्किल से काम कर रहे हो कि यार नौकरी तो करनी है, तो वो नौकरी है, फिर तो फिर 7 से 2। फिर जो आप, मुझे एक दिन एडवर्टाइजिंग में कभी भी मुझे एक दिन भी ये नहीं लगा मैं काम कर रहा हूं। कहते हैं ना, एक बड़ा कन्फ्यूशियस का कॉल है, चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। अगर आपको ये काम पसंद है ना और आप कर रहे हैं ना, तो फिर आप काम नहीं कर रहे। अभी मैं अगर यहाँ आके बैठा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं एक दफा मैंने घड़ी नहीं देखूंगा बीच में, यार क्या बच गया, मैं घर जाऊं, यार कहाँ बिठा दिया ऐसे मुझे। तो नहीं, ये मेरा शौक है, ये मेरा पसंद है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी अपनी चीजें। तो ये काम दुनिया में देखें वही करें जिसका शौक हो। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे जिंदगी में जो इसलिए नौकरी कर रहे होते हैं कि यार उनको तनख्वाह मिल रही है, घर चल रहा है। और सुबह मैं एक शख्स को जानता हूँ, एक बैंक में काम, उस बैंक में मेरा 1996 से अकाउंट है, 1996 से ही मैं उस बैंक में जा रहा हूँ, उसको देखता हूँ। बैंक शुरू होता है 9 बजे, सही है, उसको आना होता है 8 बजे सुबह, क्योंकि 9 बजे 8 बजे आके बैठते हैं। वो रहता है गुलिस्तान जौहर में। वो कहता है मौजूदा मैं 6:30 बजे घर से निकलता हूँ, क्योंकि वो बेचारा ट्रांसपोर्ट से आता है जिसकी। 8 बजे वो ऑफिस पहुंच जाता है, 9 बजे बैंक शुरू हो जाता है, 5:30 तक बैंक चलता है। 8 बजे तक उनको बैठना होता है, क्योंकि क्लोजिंग जो भी करनी थी, 8 बजे उनको बैठना होता है। 8 बजे वो गुलिस्तान जौहर जाता है, 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचता है। रास्ते में चीज़ें कहता है, मैं नाश्ते के लिए अंडा टोस्ट रहता हूँ। 10 बजे आता हूँ, मैं अपनी बेगम के साथ खाना खाता हूँ बैठ के, एक आध बात करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। ये 1996 से आज तक उसका चल रहा है कि वो सुबह 6:30 बजे उठता है और 10:30 बजे घर पहुंचता है, ना खाना खाता है, नाश्ता का, सो जाता है। और मैं कहता हूँ, कहता है एक दिन मुझे मिलता है इतवार का दिन। इतवार के दिन का हम कहते हैं घर के कपड़े जो होते हैं धोने होते हैं, लॉन्ड्री करनी होती है, या घर के ग्रोसरी वोसरी लानी होती है, गोश्त सब्जी, कहता है मैं वो लाता हूँ। तो उसकी जिंदगी 96 से आज तक मतलब सेम ट्रैक पे वही चल रही है उसकी, 30-40 साल तक वही रोज चल रही है, मोनोटनस। तो हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड क्या मोनोटनस नहीं है। आज हम बिस्किट का कमर्शियल कर रहे हैं, कल हम पहाड़ के ऊपर गए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, हम देखते थे एडवर्टाइजिंग में, इंडस्ट्री में जब होते थे, गर्मियां आ गई ना, जून जुलाई, तो आज सारी कमर्शियल जो है नथिया गली में रख लो, नथिया गली में रख लो, कागान में रख लो, नारायण में रख लो, तो वो तो क्लाइंट दे रहा है, तो बकौल किसी के सेट दे रहा है हमें, क्या अच्छा काम भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, फिर ये कि ये जो हम सिंगापुर चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं टेलीविजन ग्रेडिंग करने या फिल्म शूट करने, तो हमारी सवाबदीद पे है कि अगर हम आज क्लाइंट, हम काम भी अच्छा करके देते थे कि हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि यार ये तो ये पेरिस में अच्छा हो सकता है, अच्छा चले जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है एक बात, एक रात को बैठा हुआ मैं रात को टीवी देखता था, 2 बजे के नेशनल ज्योग्राफिक्स पे देख रहा था, नेट जियो पे। मैंने एक लोकेशन देखी, बहुत ही कोई खूबसूरत, वहां पर एक पहाड़ की चोटियां थी, बड़ी बड़ी रॉक्स बनी हुई थी, समंदर से निकली हुई, वहां एक कश्ती घूम रही थी और वो एक सितार बजा रहा था। और यार उस जगह ने मुझे इंस्पायर कर दिया कि दुनिया की कोई जगह थी नेट जियो पे। मैं बैठा रहा रात 2:30 बजे कि इसको देखूं ये क्या जगह। उसका नाम आखिर में जगह है फीफी आइलैंड, PHI फीफी आइलैंड, बस उससे से इतना बताया ये फीफी आइलैंड है ये जगह। मैंने सर्च किया गूगल की, फीफी आइलैंड कहाँ है, पता लगा फीफी आइलैंड थाईलैंड में फुकेट से एक बीच से आगे, पेतोंग बीच से आगे, फुकेट से आगे फीफी आइलैंड है। मैंने सर्च किया, निकाली उसकी तस्वीरें चीज़ें,
कुछ ही दिनों बाद एक हमारा क्लाइंट था, जूसेस बनाते थे, उन्होंने मुझसे कमर्शियल शूट करते थे, मैं उनकी, उन्होंने कहा कि यार शूट करनी है कमर्शियल। तो मैंने बताया उसको, कहने मौसी साहब कोई अच्छी जगह दिखाएं, कोई ऐसी लोकेशन दिखाएं जो मजा आ जाए शूट करने का। मैंने कहा सर एक जगह है फीफी आइलैंड। अच्छा ये कहाँ है? मैंने कहा सर ये थाईलैंड में आगे बताऊंगा, इससे आगे ये जगह फीफी आइलैंड है, बड़ी प्यारी रॉक्स हैं, चट्टान है, समंदर है, चीजें हैं, सितार बज रहे हैं, खूबसूरत जगह। कहते हैं कर लें। अगले हफ्ते मैं अपने क्रू के साथ फीफी आइलैंड में बैठा शूट कर रहा था। तो जब वही मगरिब के बाद जब मैं उस जगह बैठा हुआ था, शूट खत्म हो चुकी थी, मैं देख रहा था, तो मुझे अल्लाह की कुदरत पे एक वो आया और एक शुक्र अदा किया कि यार जो लोग कहते हैं ना, जो लोग ख्वाबों में सोचते हैं यार ये भी कोई लोकेशन कभी कम ये भी देख सकते हैं, हम वो पेड ट्रिप पे आए हुए हैं, उसके पैसे भी मिल रहे हैं, उसको होटल भी मिल रहा है, खाना पीना चीजें वीजें, और हमारा लोग काम खत्म हो गया, हम क्रू के साथ बैठे एंजॉय कर रहे हैं उस जगह पे। तो अपनी वो जॉब करें जिसमें आपका शौक हो। वो फिर कितने लोग हैं जो फाइलों में बैठे दिन भर काम करते रहते हैं। मुझसे सब क्या ऐसा नहीं कि उन्होंने इस चीज को डाइजेस्ट कर लिया कि नहीं जी मैं तो चलना ही हूँ 9 to 5 है या 9 to 6 है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ देखिए ना, और फिर शिकवा भी करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला भी आपको मौके दे, हर किसी को मौके मिलते हैं जिंदगी में। देखिए ना, मुझे तो एक मौका मिला था ना, एक सिविल एविएशन थी, गवर्नमेंट जॉब थी मेरे लिए बड़ी अच्छी, जिसपे लोग जो जब मैं छोड़ के जा रहा था तो मैं, मेरे सीनियर मुझसे कहते थे, वो भाई पेंशन वाली जॉब है ये, रिटायर भी हो जाओगे ना पैसे मिलते रहेंगे तुम्हें। हाँ मैंने कहा मगर उस रिटायरमेंट 60 साल तक क्या करूंगा मैं यहाँ। हाँ। मैं वो तो मुझे रोज मरना पड़ेगा ना, रोज जीना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा किसी और को रख लें यहाँ, मुझे कुछ और करने दें। तो फिर हाँ हमने वो किया काम। हाँ मैं कह रहा हूँ कि बाद हर तरह की बात क्लाइंट्स होते हैं ना, बाद आपने काम किया, बड़ा प्रोजेक्ट किया, बड़ा काम किया, पैसे नहीं मिले, किसी बात पे रिजेक्ट हो गई फिल्म, आपकी गलती थी या कॉन्सेप्ट गलत हो गया, रिजेक्ट, पैसे नहीं मिले, नुकसान हो गया। मतलब आपने फर्ज करें अगर 30 लाख रुपए की फिल्म बना रहे हैं, आप 20 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपको 10 ही लाख मिले थे, तो वो 30 लाख वो भी गए। तो ये कोई बात नहीं, दूसरी फिल्मों से कमा लिया चीजें, तो वो नुकसान। मगर कह रहे ना, जितने दिन भी जिया अपनी मर्जी से जिया, अपनी मर्जी रोज का काम, रोज सोचा यार आज मैं आपके पास आया हूँ ना, अब ये मेरा फोन मैंने साइलेंट पे किया हुआ है, आ रही हुई कॉल है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे करूंगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मुझे कहीं मेरे पास मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझसे कोई नहीं कहता कि यार तुम्हें 9 बजे आना है, यार तुम 9:30 बज के नहीं आए। नहीं, अगर मैं कहीं पढ़ा भी रहा हूँ तो अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ, अपनी उन बच्चों को मैं वो ट्रांसफॉर्म करता हूँ जो मैं चाहता हूँ बताना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कब तक एक आदमी अपने आप को मारेगा जिंदगी में यार। वो कहता है ना बड़ा अच्छा उसका, तो सारी उम्र हम मर मर के जी गए, तो कि वो कब तक आप वो करेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर है कि इस वक्त जो हमें, हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो मैसेजेस पढ़ लूँ। कॉल्स जो है, बल्कि हम कॉल ले लेते हैं। कॉल है पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, हबीबा बात कर रही हूँ। जी हबीबा, क्या पूछना चाहिए? मैं 9th क्लास में थी जब मैंने कशकोल ड्रामा देखा था। अच्छा, जरूर, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन, बहुत इनकी बातें सुन रही हूँ मैं कब से 1 घंटे से, और कॉल भी मिला रही हूँ। आपको रोशू याद है? रोशू सब याद है, चांद ग्रहण याद है, और चुड़िया पर नहीं मार सकती, जानिया शाह। जानिया शाह, जी जी, बहुत जबरदस्त। एक बात बताऊं, जी जी, NTM के एक ड्रामा ऐसा नहीं था जो मुझे पसंद नहीं होगा। अच्छा अच्छा, NTM। अब मेरा दिल चाहता था कि मैं भी एक्टिंग करूं। अच्छा, तो कर लेती ना। बहुत ज्यादा। अभी हम यही तो बात कर रहे हैं कि अपने आप को मारे मत, अपने आप को जो आपका दिल चाहता है ना, प्लीज करके देखें। मैंने बड़ी अभी एक अच्छी बात घर में करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, करें। बनाता है वीडियो। अब तो आपके पास आपका मोबाइल फोन है, अगर आप एक्टिंग करती हैं तो। टिकटॉक वगैरह नहीं बनाती, मैं अच्छा नहीं समझती हूँ। कोई बात नहीं, आप ड्रामा करें, डायलॉग करें, आप अपने डायलॉग को रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे डालें। जी, आप मुझे कोई सिचुएशन दे, मैं भी आपको डायलॉग बोल के बता देती हूँ। अच्छा चलिए, एक सिचुएशन है कि आप पहुंच गई हैं और आपका जो महबूब है किसी और से शादी कर रहा है, और आप वहां पहुंच गई हैं, आपने उसको देख लिया है और उसने आपसे वादे किए हुए थे, मगर वो शादी किसी और लड़की से कर रहा है। आप एंड स्टेज पे, अब आप क्या कहेंगी उसको? मैं कहूंगी तुम इसी काबिल थे। तो वो तो शादी कर रहा है यार, वो क्या कहा मेरी शादी। अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया। हाँ,
मेरे मतलब यही कहूंगी। पहले तो नहीं, यही बाद में कहूंगी। पता। आप आखिर में पता लगा तो निकाह हो चुका है उसका। नहीं, मैं कहूंगी तो मेरे काबिल ही नहीं थे। हाँ, ये बात है ना कि बहुत अच्छा किया तुमने जो किया, अल्लाह ने मुझे दिखा क्या दिया। मुझे वो गांव की कोई कैरेक्टर बताए, मैं से जबरदस्त डायलॉग बोलूं। गांव का? अच्छा, जी आपका शौहर खेतों में काम कर रहे हैं, आप जी। रोटी लेके पहुंची हैं और आपको देखा आपका मेहनत से पसीना उसका गिर रहा है और आप रोटी लेके उसका पसीना अपने दुपट्टे के पल्लू से पोंछती जा रही हैं और सब मोहब्बत में क्या कहेंगे रोमांटिक? हाय दीन मोहम्मद, खाने धूप में इतना काम करता है। वाह 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 वाह। मैं तो घर में रोटी पकाए और तू धूप में मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। आप डायलॉग आप लिख के देंगे। वाह वाह वाह। हबीबा एक बात बताऊं आपको, जी। आपके अंदर ना ये जर्म्स हैं एक्टिंग के। रोटी खा ले दीन मोहम्मद। वाह वाह वाह। नहीं, मुझे अंदाजा हो गया आपके दो लफ्जों से ही। आपने जिस जी। इंसान दीन मोहम्मद बोला ना, आप एक काम करें हबीबा, देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप कितनी बड़ी भी हैं। आप नापा जाए, नापा नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आप जाइए। आजकल वहां पर ना थिएटर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। नापा है हिंदू जिमखाना में जो। जी, मेरी जिंदगी ऐसी है ना कि आपको अगर मैं कहानी बता दूं ना, ड्रामा हिट हो जाएगा। जरूर बताइएगा, आप इनको बताइएगा। और बिल्कुल सैयद अभी घराने से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। बस ये कि मैं तो आपके जी, मौके बिल्कुल आ गया हबीबा, क्योंकि जी जी। अच्छा, कॉल इनके जो लिए है कुछ थोड़ी सी अचार मुख्तसर पेश करना करनी है। चाहती हूँ, सुने। जी जी। एक अचार इनके लिए पेश करना चाहती हूँ। अचार या अशार? ये नहीं, शेर नहीं, मतलब खुद लिखा है। मैं अच्छा। शायरा हूँ ना, शायरा हूँ, खुद लिखा है। जी अच्छा। सुन ले। जी जी। और जिसके पास इज्जत और दौलत वकार दी, वाह और जिसके पास इज्जत और दौलत वकार दी, वाह वाह मुझको तो आज तक वो सिकंदर नहीं मिला। वाह वाह। मिलकर जो मुझसे आई थी चेहरे पे रौनकें, आहा। फिर ऐसा खुशनुमा कोई मंजर नहीं मिला। वाह क्या वाह बात वाह है। वाह वाह बाकी थी जिसके वास्ते सदके की देगे खास, सिर्फ उसी बदनसीब को लंगर नहीं मिला। आहा। वाह वाह। मौके बहुत मिले उसे करने के मुझ पे वार, पर मेरे यार को कोई खंजर नहीं मिला। वाह वाह। क्या कहने, वो क्या कहने। बंदगी के शौक में फिरता रहा मगर मस्जिद नहीं मिली उसे, मंदिर नहीं मिला। देखा जो दिल में जाकर मेरे दिल नशीन को, वो हुस्न वो जमाल क्यों अंदर नहीं मिला। वाह वाह। चाहता बहुत था तुझे ढूंढना मगर दिल भर भुलाने का कोई मंत्र नहीं मिला। बस ये सुनाना था। हबीबा बहुत अच्छी शायरी है आपकी, और आपकी अपनी है बहुत अच्छी शुक्रिया। है। आपको मेरा मशवरा है, आपको बहुत सिंसियर मशवरा है बड़े भाई वाला, कि आप जाइए नेपा में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। जी जी। आप उनसे थोड़ी सी ड्रामे की ट्रेनिंग लीजिए। जी, आप तो बड़े भाइयों वाला मशवरा दे रहे हैं, मगर मेरे 8 भाई हैं माशाल्लाह से, सबने मुझसे कसम लिए कि तुम एक्टिंग नहीं करोगी। ये मतलब अब ये इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, हाँ, हम ये कुछ नहीं मैं कहेंगे कह रही हूँ, इस मेरे पर कहानी बन सकती है जबरदस्त हाँ, किसी बस की। बस हम सिर्फ ठीक है। राय दे सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, चलिए, बहुत हबीबा, शुक्रिया बहुत हबीबा, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। तो इस तरह अभी बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो कि हमें कॉल कर रहे हैं, और इस वक्त जो है कॉल का जो सिलसिला है वो जारी और सारी भी है। मैं थोड़ा सा मैसेजेस की जानिब भी बढ़ूँगा, और इसमें है जनाब अली अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कराची से लाहौर या रावलपिंडी जाने वाली कराची एक्सप्रेस ग्रीन लाइन और बिजनेस एक्सप्रेस में से किसी रास्ता। अच्छा बहरहाल जनाब, ये इस प्रोग्राम का मौजू नहीं है। उन्होंने जो मैसेज किया है तो इसलिए मैं ये मैसेज पढ़ने से कासिर हूँ। अच्छा, फिर आबिद अमीर साहब का है कि अरे वाह, कशकूल ड्रामा आपकी ईजाद है, ज़बरदस्त सर। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क में देखते हैं कि तालीम, गुर्बत, मोटिवेशन, इतने सारे ज़बरदस्त मौज़ूआत हैं, और हमारे यहाँ किस बात की रुकावट है। अच्छा, इसके बाद दिखते हैं जनाब मेहमान सर से एक सवाल करूँगा। बहरहाल ये सवाल मैं आबिद साहब इनसे करने का नहीं है, इसलिए मैं ये वाला मैसेज नहीं पढ़ूंगा आपका, और ये सवाल भी नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। आबिद अमीर साहब, और कोशिश करें कि आबिद साहब जो मेहमान हैं उनसे वही सवाल किया जाए, तो और उसी से रिलेट किया जाए। एक कॉल आ चुकी है, हम कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? लाइन जनाब डिस्कनेक्ट हो गई है। हम दोबारा मैसेजेस की जानिब आएंगे, लेकिन फिर कॉल आ चुकी है।
जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान भाई, मैं मिसेस कामरान बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं जी आप? मिसेस कामरान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बस और आपकी भी कॉल मोहसिन आखिर। रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? फाइन, थैंक यू। और आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा, और आपकी अचीवमेंट सुनी तो वो सारा जमाना याद आ गया वाह वाह जो वाह। आपने कहा कि इस तरह से आपने एड्स बनाए और जी, जी, जी। इंटरफ्लो का ये इंटरफ्लो। सारा सब कुछ। तो थोड़े दिन मैंने सहाफत की थी, इसलिए मुझे वो थोड़ा सा अच्छा याद अच्छा आ गया अच्छा आप लोगों अच्छा, वाह वाह वाह। का। जी हाँ। तो मोहसिन साहब, मुझे ये बताइए कि मैं अपने बेटे को जो है वो इस वक्त माशाल्लाह मीडिया साइंसेस पढ़ रहा है। कहाँ PS से? कर रहा है ना, कहाँ से? रेनाउंड यूनिवर्सिटी, ये कीट यूनिवर्सिटी PF टाइप की, जी जी, है ना, मैंने पढ़ा है। आपने जी जी लिखी होगी। जी जी अच्छा, पढ़ाया है आपने? जी। अच्छा, तो बस उसका ये लास्ट वो है, तो मैं स्पेशली आपके साथ उसको अटैच करना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए, मेरी तालीम जिस तरह से हुई है ना, मैं चाहती हूँ कि जो लोगों के साथ नशिस्त व बर्खास्त होती है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। तालीम तो कहीं से भी मिल जी जाती जी है। जी जी माशाल्लाह वो रिनाउंड प्राइवेट उससे कर जी रहा जी, है, मीडिया अपना साइंस कर रहा यूनिवर्सिटी है। से। जी 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 जी। तो मैं उसे आपका शागिर्द बनाना चाहती हूँ। छोटा है, 20-21 ईयर्स का। तो वो मैं आप का कोई पर्सनल ऐसा नंबर है या रिजवान भाई को आप बताएं कोई? अच्छा, मैं आपका रिजवान भाई को दे ऐसा- दूंगा, आप इनसे ले जी लीजिएगा, मैं जी, इनको दे दूंगा। या आप आप अनाउंस कर दें, बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं हो नहीं, नहीं, जाएगा। नंबर अक्सर अनाउंस इस नहीं नहीं कर वक्त नहीं सकते। नहीं नहीं, वो तो नंबर अनाउंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये कतन ये वो एक चलिए, दफा ठीक है, एक दफा एक ठीक है। चैनल पर जी, जी। किसी ने मेरा नाम और वो चला दिया, ट्रिगर चला दिया, और वो उसके हाँ। नीचे, तो वो उसके बाद से वो अपना फोन नंबर चेंज करना पड़ गया जिंदगी में। मुझे इतना मसाइल हो गए। रात 3 बजे, ये तो होता है। 3:30 बजे जी, जी, पिंडी जी। भट्टिया से कॉल आई मेरे पास, आती थी। हेलो मोहसिन साहब बात कर रहे हैं? अच्छा। मैंने कहा जिस देर बात कर रहा हूँ। मोहसिन साहब, आजकल की फिल्में अच्छी क्यों नहीं बन रही हैं? वो रात को और रात 3:30 के बजे 3:30 पिंडी ये भट्टिया सवाल हो से रहा है। पिंडी भट्टिया से मुझे बिल्कुल। पूछ रहा था, तो वो मसाइल हो जाते हैं। तो जी, मेरा बेटा माशाल्लाह काफी अच्छा, और वो क्रिएटिव इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा जी, है जी, तो मैं जी, कर रही हूँ ये जी, बात, जी, आजकल क्योंकि के बच्चों में मैं बड़े आपको जम्प बताया हैं। कि जी जी जी, तो वो डिफरेंट वो करता है, फोटोग्राफी भी करता है, वेरी स्टिल गुड। फोटोग्राफी भी है, उसके एंगल्स बड़े डिफरेंट हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों के जैसे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, अच्छा अच्छा, इंटरफ्लो भी मैं गई हूँ। आप सीमा ताहिर और जी ताहिर जी, साहब की हमारी बात कर बॉस। रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। वाह बड़ी जी। यानी खूबसूरत कपल है, अल्लाह उनको सलामत रखे। क्रिएटिव कपल, यानी क्रिएटिव जो- कपल। क्रिएटिव जी। तो मैं बहुत मुतासिर हुई, आपने इतने फ्राक दिलाना उन लोगों का जिक्र किया। लोग अपने मोहसिन का अरे जिक्र हमारे करना मोहसिन, आज पसंद हम नहीं जो करते। कुछ भी हैं उनकी लेकिन वजह से हैं आपका मैडम, नाम- जो कुछ भी नहीं, हम। आप इसमें बामुसम्मा हैं, आप इसमें बामुसम्मा हैं। और मैं ये अक्सर बात करती हूँ, और रिजवान भाई जो है वो इस बात के गवाह हैं कि नाम का बहुत असर शख्सियत पे होता है। सही बात। तो आप इतनी उससे बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में वो सारी बातें आ गई कि मैं किस तरह से सीमा साहिबा को इंटरव्यू किया और ताहिर साहब को। तो मैंने कहा आप बात कर रहे हैं तो मेरा दिल चाहा कि मैं बात करूं, और आपके साथ खास तौर पे मैं अभी मैं अपने बच्चे के लिए उस्ताद इसी तरह से ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहे थे ना सारे, आपको पता है। लेकिन आप इतने इनोसेंट, और ये कि अपना कोई काम किसी को ट्रांसफर करी, कि बहुत बड़ी यानी नेकी है। मिसेस कामरान, मेरे हमारे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे एडिटर थे, जो एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग करते थे। इस वक्त पाकिस्तान का टॉप का एडिटर था वो, जिसको, जो आजम खान उसका नाम था, एक स्टूडियो, एक्सपर्ट स्टूडियो चलाता था, उसका एडिटर था। जो जब जहां मार्केट में लोग ये काम करने के 25,000 रुपए लेते हैं ना, वो उस काम करने के 1.5 लाख रुपए लेता था, और उसके पास इतना रश होता था, उसका हाथ था काम का। मगर एक दिन उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, बहुत प्यारा हमारा दोस्त था। इंतकाल, अब क्या हुआ कि वो अपना दूसरा नहीं बना के गया, कोई किसी दूसरे को वो काम नहीं आता जो उसको आता है, वो चले गए ना। तो वो उस दिन से मुझे ये हुआ जिंदगी में कि यार अल्लाह ताला ने मुझे जो हुनर दिया है, या मैंने तो दुनिया से सीखा है ना, मुझे तो लोगों ने सिखाया है ना दुनिया के। आज मेरे उस्ताद जो ताहिर खान की बात करूं, सीमा ताहिर की बात करूं, या हैदर इमाम रिजवी की बात करूं, इन लोगों ने मुझे सिखाया ना काम, बड़े नाम है। तो मैं क्यों ना वो काम किसी को दे जाऊं? मैं मर जाऊंगा तो वो खबर में क्यों ले जाऊं? अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप ये देखिए, क्योंकि कहा यह जाता है
या तो बहुत अच्छे इंसान की उम्र बहुत लंबी होती है या बहुत बुरे की होती है। ये हमारे बड़ों से सुना है हमने। तो अच्छा इंसान क्यों ज्यादा देर जिंदगी दुनिया में रहता है कि वो अपनी अच्छाई को फैलाता रहता है, उस इल्म को फैलाता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत देते हैं। अब मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से लोगों का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे वो हुआ, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट सी सोच रखती हूँ कि आपको इल्म मिल जाएगा। अब आजकल तो इल्म बिक रहा है ना, शायद आप मेरी इस बात को सेकंड करें। वो मुफ्त में देने वाले लोग जो दिल से देते थे, जैसा आपका मिशन है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। ठीक है, आज जरूरत है पैसे की, हर बंदा वो करता है, लेकिन कमा लिया यार पैसा बहुत। दिल से आप आप जिस तरह अपने फन को, अपने हुनर को आप दे रहे, हमारे यानी इसमें ये एक दफा कहा गया था कि जो शख्स अपने हुनर की इज्जत करता है ना, हुनर उसकी इज्जत करवाता है। जी, ये शायद आप भी इसको सेकंड करेंगे। हुनर ने बहुत इज्जत दी है। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिस कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। करूंगी कोई और जी, तो मैं रिजवान भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरा सा मुझे गाइड करें अपने बेटे के लिए, मैं आपके साथ उसको करना चाहती हूँ। आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा बाद में, आपको मैसेज, आपका नंबर आ रहा है इनके बाद, ये आपको बता देंगे, मैं आपका नंबर भेज जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिसेस कामरान, अल्लाह ताला आपको भी यानी और तरक्की दे। आमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिसेस कामरान हमारे साथ थी, और उमूमी तौर पे होता ये है कि जब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में होता है तो मौसूफ़ा की कॉल आती है, लेकिन बहरहाल जो तकदीर में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और मेरे अंदर तो अभी भी कसक बाकी रह गई है, और यकीनन मोहसिन रिजवी साहब के अंदर भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई होंगी। अभी भी मज़ीद हमें इतना वक्त दरकार है कि इनकी जर्नी पर बात की जाए, मज़ीद मोटिवेशंस पर बात की जाए। मैसेज उन्होंने दिया मोहसिन रिजवी साहब ने कि जो काम आप से, बल्कि जिस काम से आपको मोहब्बत है ना, and you will never have to work a day in your, जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम करें जिसको, जो आपका दिल चाहता हो, वो आप, फिर आपको एक दिन लगेगा नहीं काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग आप देखें, जिन इंजीनियर्स का शौक है बिल्डिंग बनाना, वो जब आते हैं और काम कर रहे होते हैं, उनका दिल ही नहीं चाहता घर जाने को अपना। बिल्कुल। तो वो उनका शौक है। एक काम वो होता है जो बेचारा 9 बजे आता है, 2 बजे छुट्टी हो रही थी, वो 12 बजे सोचने लगता है यार मैं नमाज पढ़ने चले जाऊं नीचे, वजू कर लूं, 12:30 तक वजू कर लूं, क्या बात, 1:30 बजे तक मैं नमाज पढ़ लूं। क्या बात। अच्छा, अब यहीं से निकल जाऊं, 1:30 तो बजिए, ऊपर कौन जाए, 2 बजे कौन जाए, चलो यार कल आ जाएंगे। 9 बजे पर उठता है, सुबह कहता है यार अभी तो उठा हूँ, आज तो शायद मीटिंग भी देर से हो, 11 बजे चलते हैं। उसका दिल ही नहीं जा रहा काम करने को, क्या दिल लगेगा उसका। और पैसे कमाने जा रहा है सिर्फ। और ये बात बहुत कॉमन है इस वक्त दौरे हाजिर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हम सब भी इसमें शामिल हैं, और इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। तो जिस चीज़ का काम का शौक, तो मोहसिन साहब ने कहा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, कामयाबी उस वक्त मिलती है जिस काम का आपको जुनून हो। जुनून आपको कामयाबी तक पहुँचाता है। शौक तो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जुनून है कि जुनून की हद तक अगर आपको काम का शौक़ है तो आप वो काम कीजिए, खा वो स्पोर्ट्स हो, ज़िंदगी के किसी भी शुबा हयाजात से ताल्लुक़ रखते हो, आपका शौक़ मैटर करता है, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो। पहले जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमान मोहसिन रिजवी साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अपने बड़े कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, और हमारे लिए ऑनर की बात कि हमारे दरमियान मौजूद, क्योंकि इनकी वो काविशें जो आज भी हमारे कानों में रस घोल रही होती हैं, और उनका काम आज भी बोल रहा होता है, और आज भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। मोहसिन रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मज़ा आया बात करने का, आपकी नॉलेज थी इतनी ज़्यादा, आप तो शेयर करने में मज़ा आता है हर चीज़ें। बहुत शुक्रिया, इट्स रियली ऑनर फॉर मी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते फिर एक नई उम्मीद के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।